हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। सो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 25 तक हम लोग पूरा कंप्लीट करा चुके थे। बीएनएसएस का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसमें। अब हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यह चैप्टर तुम्हारा 26, ठीक है ना। वो चैप्टर 26 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से अपना देखते रहना। और ये चैप्टर जो होता है, चैप्टर 26 वाला, थोड़ा बड़ा है चैप्टर, तो इसको हम लोग कुछ पार्ट में करेंगे। ले दे के समझ लो, मैं ट्राई करूँगा 3 पार्ट में कंप्लीट कर देने का इसको। तो इसमें क्योंकि इसमें एमसीक्यूज कुछ ज़्यादा हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका रिलेटेड एमसीक्यू बस उसको करते जाएंगे, और इसको कुछ पार्ट्स में करेंगे तो मे बी 1-2 वीडियो हो जाएगा। तो एक बार में जितना हो पाएगा हम करते हैं। तो ये चैप्टर 26 बेयर एक प्लीज़ अपने सामने खोल लो। जैसा कि हर एक वीडियो बोलते हैं, वीडियो देख रहे हो एमसीक्यू का, बिना बेयर एक्ट के देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है देखने का। इससे अच्छा मत ही देखो, ठीक ना। अगर देख रहे हो तो ध्यान से देखो कि मेरा भी टाइम जा रहा है इसमें, और तुम्हारा भी टाइम जाएगा अगर देख रहे हो तो उस टाइम का मतलब ठीक से यूज हो पाए। सो ही के देख रहे हो तो सामने बेयर एक्ट ही रख दो, उसमें देखते रहना कौन सा सेक्शन रेफ़र कर रहा है, एमसीक्यू क्या कर रहा है, उस हिसाब से तुम्हारा रिवीजन होते रहना चाहिए, ठीक ना। अब इसका ये सेक्शन जो पहला है, सेक्शन तुम्हारा 337 है, ये जो डबल जेपार्डी वाला 337 337। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिनी हेबस कॉर्पस भी कहा जाता है। इसी सेक्शन को मिनी रिट ऑफ हेबस कॉर्पस जो होता है उसी का मिनी हेबस कॉर्पस भी कहा जाता है। नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी। मिनी हेबस कॉर्पस किसको कहा जाता है, कौन वाला सेक्शन है, कोई बता सकता है तो बताए। अब हो गया है 100, सेक्शन 100, ठीक ना। 101 दो था तुम्हारा सेक्शन, अब हो गया है 100 मिनी हेबस कॉर्पस। इसे ऐसा ही तुम्हारा एक क्वेश्चन पीछे से हम पूछते रहेंगे एमसीक्यू सीरीज में, तुमको तुम्हारा रिवीजन भी होते रहे कि तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरा तो सारा करा दिया गया है। अब तुम लोग क्या किए हो वो तुम पे डिपेंडेंट है। सारा सीरीज में हमने अपलोड कर दिया है। और ये तो बीएनएसएस अब 26 तक आ गए, हम छोड़ेंगे तो नहीं, पूरा ही कराएंगे इसको। उसके बाद बीएनएसएस हो गया या बीएसए, सारा न्यू लॉ का एमसीक्यू हो जाएगा तुम लोग का यहीं से। और वीडियो देखने का पर्पस यही होता है, ये मैं क्यों कराता हूँ वीडियो से, या मैं खुद क्यों वीडियो से रिवीजन करता हूँ। मैं खुद का भी रिवीजन करता हूँ ना, तो मैं वीडियो ही लगा के करता हूँ। रिवीजन क्या होता है, जब आप बैठते हैं रिवीजन करने तो एक टाइम बाउंडेशन नहीं हो पाता है, टाइम लिमिट नहीं हो पाता है। तुम बैठे हुए देखने, अब वो टाइम कितना लंबा खींच जाएगा तुमको पता नहीं है। और खासकर एमसीक्यू में 1-2 पेज करने ही में तुम्हारा माथा हालत ख़राब हो जाएगा। लोग को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तुम पेस बना पाओगे लेकिन वो पेस मेंटेन नहीं हो पाएगा। मे भी तुम सोचोगे कि 10 मिनट में 10 एमसीक्यू होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वैसा तो चलो ठीक है, हो जाएगा 10 मिनट में, लेकिन 10 मिनट बाद वो पेस मेंटेन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे कम होते जाता है। वीडियो से क्या होता है, वीडियोस वगैरह में बना देते हैं, या तुम खुद अपना वीडियो बना लो जो भी नोट्स लगे हो, तो और उसका रिवीजन करो, तुमको देखना बेनिफिट कितना होता है, टोटल चेंज हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ के 30% याद रखते हैं, 30%। कोई भी चीज़ सुन के हम लोग को ले सपोज 50% याद होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा वो। कोई भी चीज़ देख के हम लोग को 70% याद होता है, ठीक ना। लेकिन अगर कोई भी चीज़ तुम पढ़ा दिए किसी को, तुमको 90% याद हो जाएगा वहीं पे, तुमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हमेशा ट्राई करो पढ़ाने का, खुद को पढ़ा सकते हो ना, किसी कोई और नहीं पढ़े तुमसे, खुद को तो पढ़ा सकते हो। खुद का तुम्हारे पास यूट्यूब का एक्सेस है, खुद का नोट्स का वीडियो बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। नहीं देखेगा लोग, नहीं देखेगा, तुम वीडियो के व्यू के लिए थोड़ी डाल रहे हो, तुम अपने लिए बना रहे हो। तुम्हारे ये क्लैरिटी होना चाहिए, जब मेरा एग्ज़ाम आएगा तो हम यही वीडियो देख के चले जाएंगे। इस तरीके से जब अप्रोच चेंज करोगे, तुमको खुद अपने में एक डिफरेंस नज़र आएगा, तुम्हारे प्रिपरेशन में डिफरेंस नज़र आने लगेगा, एक डिसिप्लिन बनता है। तो ये चीज़ अप्रोच अपने में ले आओ, जो नोट्स रखे हो उसका वीडियोस बनाओ, उसको शेयर करो लोगों के साथ। जो को अगर पसंद आएगा तो पसंद आएगा, नहीं आएगा तो तुम अपने में देखो। तो मैंने यही सोच के शुरू किया था, अब मुझे इसका बेनिफिट नज़र आता है। मुझे रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, बस वीडियो खोलना है लगातार, उसको 2x लगा के हम देखते जाते हैं।
जो एमसीक्यू करने में हमको पहले 2 घंटा 3 घंटा लग जाता था, अब हमको मुश्किल से उसमें 45 से 40 मिनट लगता है, पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो एक बार में बैठोगे पूरा ख़त्म होते जाएगा। तो ये अप्रोच एक मैंने शेयर किया तुम्हारे साथ, तुमको अगर खुद में चेंज लाना है या कुछ करना है ऐसा तो कर सकते हो। ये इट इज़ बेनिफिशियल, ये तुम्हारा टाइम नहीं बर्बाद करेगा, इट इज़ बेनिफिशियल। और कैसे क्या करना है एडिट वगैरह का अगर जानना हो तो मुझे तुम मैसेज कर सकते हो। ये नंबर है तुम्हारा 7488996796। इस पे तुमको अगर कोई मॉक टेस्ट चाहिए या सीरीज चाहिए तो तुम इस पे मैसेज कर सकते हो। नोट्स वगैरह का हम नहीं लेते हैं ठेका, कुछ लोग नोट्स लेके बना के देते हैं, वो सब नोट्स आप कहाँ से वो बनाया है तुमको कैसे पता कि वो खुद का नोट्स दे रहा है तुमको क्या कर रहा है। तो नोट्स वगैरह का काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बस मॉक टेस्ट, तुम्हारा रेगुलर टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट हम लोग चलाते हैं। सारे चीज़ का मॉक टेस्ट चलता है, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आपको पहले एक टेस्ट अपीयर होना पड़ेगा। अगर हम लोग को लगता है आप में कुछ है क्वालिटी, आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप में वो डिलीजेंस है करने का, तभी हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है, ये हम लोग अप्रोच रहा है शुरू से और इसी अप्रोच को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए, इतना टाइम तो ऑलरेडी वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं एक तरह से हम बता ही रहे थे। चलो सॉरी, माफ़ करना, टाइम तुमको लग रहा है बर्बाद हो गया। तो पहले शुरू करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल टिव पार्टी। ये तुम्हारा सेक्शन कौन सा है? 337 है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन, विच चैप्टर BNSS प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन रिलेटेड, कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? चैप्टर है 26, सी हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी किस सेक्शन में दिया है? 337 में दिया है। कमेंट में बताना पहले किस सेक्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNSS प्रोवाइड दैट ए पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस? वही है तुम्हारा 377 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम? यही तुम्हारा मैक्सिम है इसका, ठीक ना, याद रखना। नेमो डेबिट विट वेक्सारी प्रो उना एट एडम कॉजा, ए मैन शुड नॉट बी ट्वाइस वेक्ड फॉर वन और द सेम कॉज। अब कुछ जब मेंस का आंसर लिखोगे ना, अगर तुमको ये नहीं आ रहा है, मैक्सिम याद नहीं है, रट के जैसे जा सकते हो, अगर नहीं याद आया तुम ये भी लिख दोगे ना, तुमको मार्क्स मिल जाएगा। तुम्हारा इंटेंशन समझ में आ गया एग्जामिनर को, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि अब नहीं मैक्सिम पता है तो ये नहीं लिख, ये तुमको पता है ना, ये तो जनरल नॉलेज में तुमको पता होना चाहिए। तो तुम ये भी लिख दोगे तो मेंस में तुमको मार्क्स मिल जाएगा। अब यही पूछ रहा है किस सेक्शन में है, तो ये भी 337 में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑट्रस फॉयस एक्विट ऑट्रस फॉयस ए कन्विक्ट? ये भी तुम्हारा फ्रेंच फ्लैटिन है, ये भी तुम यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी, इसका भी तुम्हारा सी हो जाएगा, 337 में ही दिया हुआ है। इधर तुम्हारा ले देखिए 10 MCQ जो है 337 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 337 BNSS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है। अब इसमें देखो तुम्हारा ये तुम्हारा, अब इसमें 2-3 चीज़ होता है जो तुम्हारा ज़रूरी है होना, ठीक ना। तो इसमें जो कॉम्पिटेंट कोर्ट भी होना चाहिए, यहाँ पे देखो कॉम्पिटेंट और ट्राइनर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कोर्ट हु कंडक्टेड द ट्रायल वाज कॉम्पिटेंट, इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, होना चाहिए कॉम्पिटेंट। जैसे रेस जुडिकाटा में भी कॉम्पिटेंट कोर्ट का ज़रूरत होता है, तो यहाँ भी तुम्हारा कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ट्राई किया है तो तुम्हारा दोबारा ट्रायल हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि इस बार ट्रायल जो हो रहा है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट कर रहा है। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ट्रायल कर चुका है, ठीक ना, उसमें तुम कन्विक्ट या एक्विट हुए हो तो तुम्हारा दोबारा ट्रायल नहीं होगा, यही तुम्हारा रिक्विजिट है। तो ये सब देख लो, और ऑप्शन जो सही वाला है पहला, दैट देयर मस्ट बी हैव बीन अ प्रीवियस ट्रायल ऑफ द एक्यूज ऑफ द सेम, ये सही है। फॉर द एक्यूज टू बी एक्विटेड इन प्रीवियस ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। थर्ड, फॉर द प्रीवियस प्रोसीडिंग टू हैव बीन फॉर द सेम ऑफेंस, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ 7 पे, और ट्रेफोया एक्विट अ प्ली ऑफ डबल जेपार्डी अराइजेज। सी है व्हेन ए पर्सन इज ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, जब सेम पर्सन का ट्राई होता है फॉर द सेम ऑफेंस के लिए, व्हेन ए पर्सन इज ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, ए इज ट्राइड फॉर
वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड, ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। A is tried for voluntarily causing grievous hurt and convicted. The victim subsequently dies, मर जाता है. The state wants to try A for the offense of culpable homicide amounting to murder under BNS, ठीक ना। Which of the following, मतलब पहले क्या हो गया, ग्रीवियस हर्ट हुआ जब पकड़ा गया उसको, लेकिन वही ग्रीवियस हर्ट के चलते बाद में मर्डर हो गया, उसका डेथ हो गया बेसिकली, तो उसको अब कल्पेबल होमिसाइड में ट्राई कर रहे हैं। तो क्या इस पे तुम्हारा डबल जेपर्डी का रूल अप्लाई होगा कि नहीं, इस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक ना। तो उसका दोबारा ट्रायल हो सकता है, वो नहीं बोलेगा कि मेरा पहले तो ट्रायल हो गया सेम में तुम्हारा ट्रायल हुआ लेकिन ग्रीवियस हर्ट के लिए हुआ, अब मर्डर हो गया है वो ऑफेंस, अब वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया, तो तुम्हारा अब उसमें तुम्हारा ट्राई होगा। ही कैन बी ट्राइड फॉर द सेकेंड टाइम फॉर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक ना। अब उसमें इनका ट्राई होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। As mentioned in 337 subclause 5 of BNSS, a person discharged under dash shall not be tried against for the same offence except with consent of the court by which he was discharged or any other court to which the first mentioned court is subordinate. 281 में जब ये लोग का डिस्चार्ज होता है ना, तब तुम्हारा ये इनको फिर से ट्राई किया जा सकता है, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन अंदर से पूछा है, तो इसको भी मार्क कर सकते हो बेयर एक्ट में अपना सब क्लॉज 5337 का मार्क कर लो, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर डिस्चार्ज हुआ है ना तो उसको वापस ले आकर उसका ट्रायल किया जा सकता है। डिस्चार्ज का जो प्रभाव होगा वो एक्विटल नहीं होगा, ठीक ना। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है कन्विक्शन और एक्विटल, दो ही वर्ड यूज हुआ है, तो उसी दो केस में तो डिस्चार्ज हुआ है, कोई रिलीज हुआ है, सब आ जाएंगे, सबको लपेट लिया जा सकता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 337 BNSS द डिसमिसल ऑफ ए कंप्लेंट और डिस्चार्ज of accused is dash for the purpose of this section is not an acquittal. डिस्चार्ज जो होगा उसका अमाउंट जो होगा, इफेक्ट जो होगा, इक्विटल नहीं होगा, ठीक ना। इनको दोबारा बुला के किया जा सकता है। ये तो तुम्हारा हो गया 337 पे जितना MCQ बन रहा था वो। अब नेक्स्ट पे आते हैं तुम्हारा परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन एंड लीगल एड। ये है तुम्हारा सेक्शन कहाँ से कहाँ तक इसमें होगा, ये है तुम्हारा सेक्शन 338 से लेके 342 तक, ठीक ना। अपने बिहार एक्ट में मार्क कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी सेक्शन है ये तुम्हारा प्रोसिक्यूशन कराने के लिए जो परमिशन पीपी मांगता है वो, या तुम्हारा लीगल एड के बारे में जो बात होता है वो, राइट टू लीगल एड या फ्री लीगल एड, ये सब इसी में आएगा। अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर अपीयरेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपीयरेंस का किस में है, तो 338 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर इंटाइटल अंडर 339 BNSS टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक ना। इसमें कौन कौन से पर्सन को इंटाइटल किया गया है परमिशन लेने के लिए, ठीक ना, प्रोसिक्यूशन कराए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, गवर्नमेंट एडवोकेट भी है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो APO बनेंगे आप लोग वो यही है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इनको भी इंटाइटल किया गया है प्रोसिक्यूशन कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तुम्हारा। ये सब कहाँ दिया है, तो 338 में मेंशन्ड है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग अनस्यूटेड टू बी डिफेंडेड इज गिवन इन। खुद को डिफेंड करने का राइट किस में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 340 में दिया हुआ है, राइट, ठीक ना। खुद को डिफेंड करने के बाद एक उसका राइट है ये। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री लीगल एड वाला कहा दिया है, C में दिया है कि स्टेट के खर्चा पे फ्री लीगल एड दिया जाएगा। तो तुम्हारा जो DLA हो गया या SLA होता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो सब का काम यही होता है लीगल एड वाला। तो ये लोग इसमें आ जाएंगे। ये सेक्शन कौन सा है, 341। क्वेश्चन नंबर 5 पे, सेक्शन 341 ऑफ BNSS डील्स विद, किससे डील करता है, बी है तुम्हारा लीगल एड टू द एक्यूज एट स्टेट एक्सपेंसेस, ठीक ना। लीगल एड जो स्टेट एक्यूज को दिया जाता है स्टेट के खर्चा पे, वही वाला सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर
6 पे आ जाओ। The court may assign a pleader to an accused in trial when it appears to the court that the accused does not have dash means to engage one। बी है तुम्हारा does not have sufficient means to engage one, ठीक ना। 6 का हो जाएगा कोर्ट में assign a pleader to an accused in a trial when it appears to the court that the accused does not have sufficient means to engage one। कोर्ट तभी असाइन करेगा प्लीडर जब उसको लगता है इसके बाद तो खर्चा ही करने का नहीं है, कैसे ये अपना इंगेज करेगा। ये भी तुम्हारा कहाँ दिया है, ये सेक्शन भी तुम्हारा 341 में ही मेंशन है, पहला ही पैराग्राफ में दिया है। सेक्शन बेयर एक्ट अपना एकदम मैच करते चलो, नहीं तो फिर वही बात है ना, देखने का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ ए बॉडी इनकॉर्पोरेट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट। बॉडी या कॉर्पोरेट को जब अपॉइंट करना पड़ता है एक पर्सन को, तो वो वाला सेक्शन 342 में दिया हुआ है, सी, ठीक ना। अब आ जाओ टेंडर ऑफ पार्डन। टेंडर ऑफ पार्डन में जो रिलेटेड सेक्शन है वो लिख लो अपना 343 है तुम्हारा, 344 है और 345 है, 3 सेक्शन है टेंडर ऑफ पार्डन में इसका। लेकिन जो मेन सेक्शन है जिसको तुम बोल सकते हो वो है 343, ठीक ना। टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिश, जब एकम्प्लिश, अब उसमें क्या होता है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। 343 वाला जो है ये मेंस का क्वेश्चन है। एकम्प्लिश को जब तुम दे रहे हो पार्डन, तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा, कौन दे सकता है, किस जज के पास पावर है, ये सारा मेंशन तुम्हारा दिया गया है टेंडर ऑफ पार्डन के 343 में, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन मेंस में भी आया है इससे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द प्रोविजन टू कंडक्ट टेंडर पार्डन टू एन अकॉम्प्लिश कहाँ पे है, 343 में, बी में है। क्वेश्चन नंबर 2, 342 रिलेट्स टू टेंडर ऑफ पार्डन टू एन अकॉम्प्लिश, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्डन में बी टेंडर टू एन अकॉम्प्लिश अंडर 343 BNSS व्हेन, सी है तुम्हारा he undertakes to make full and true disclosure of the fact relating to the offense। यही तुम्हारा लैंग्वेज यूज हुआ है बेयर एक्ट में, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। जब तक वो पूरा डिस्क्लोजर नहीं करेगा ना तब तक नहीं हो सकता है, उसको नहीं दिया जाएगा पार्डन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग कैन टेंडर पार्डन टू अकॉम्प्लिश, कौन कौन अब दे सकता है पार्डन। इसमें जज पूछा जाएगा तुम्हारा, जिसमें देखो ध्यान से, सीजीएम को दिया गया है पावर फर्स्ट क्लास को। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा कि नहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि इनको क्रिमिनल कोर्ट अब माना ही नहीं गया, ये पोस्ट ही ख़त्म कर दिया गया है। तो अब बस सीजीएम होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जीएमएफसी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम्पावर्ड टू टेंडर पावर्ड, इसमें से कौन नहीं एम्पावर्ड है, तो सेकेंड क्लास एम्पावर्ड नहीं है, बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। When may an accomplice be tendered powder under 343 BNSS, डी है तुम्हारा at any stage of inquiry और investigation or the trial, डी है तुम्हारा कोई भी स्टेज जो इंक्वायरी का होगा या इन्वेस्टिगेशन का होगा या ट्रायल का होगा। अब इसमें देख लो एक चीज़ आएगा तुमको सीजीएम जो होता है ये कहाँ कहाँ पे पार्डन दे सकता है, तो ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में भी दे सकता है, इंक्वायरी में भी दे सकता है और ट्रायल में भी दे सकता है। लेकिन जब तुम्हारा जेएमएफसी का बात होगा तो जेएमएफसी बस तुम्हारा इंक्वायरी में दे सकता है और ट्रायल में दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जेएमएफसी नहीं दे सकता, यही डिफरेंस होता है दोनों में। 7 पे आ जाओ। हु कैन नॉट टेंडर पार्डन टू एन अकॉम्प्लिश अंडर 343, बी है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। The provision as contained in section 343 subclause 2 BNSS in relation to pardon to an accomplice applies to any offence punishable with imprisonment which may extend to dash or more। 7 year होता है pardon of accomplice वाला में, 7 साल तक का देखा जाता है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 9, when an accused is pardoned under section 343 BNSS
अब क्या होगा, ए ही बिकम्स ए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, बी ऑर्डिनरी विटनेस, सी शुड बी एग्जामिन्ड विटनेस फॉर, डी बिकम ए विटनेस फॉर द एग्जामिन। ए होगा तुम्हारा विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन बन जाता है जब वो एक्सेप्ट कर देता है, जो अप्रूवर बन जाता है, स्टेट अप्रूवर, ठीक है ना। तो देखे होंगे मूवी वगैरह में कि स्टेट अप्रूवर बन गया, फिर उसको मार वगैरह दिया, सब वही सब वाला, यही सब होता है कॉम्प्लिस। पलट गया उसको, सब अब गरियाने लगेगा कोर्ट में ही कि धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मे टेंडर पार्डन एट एनी स्टेज ऑफ, आ गया ना, ये इंक्वायरी और ट्रायल में ही दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे नहीं दे सकते हैं, लाइन पे रहना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS द कोर्ट हैज़ प्रोविजन टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन टू द एक्यूज बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। 344 में दिया हुआ है पावर टू डायरेक्ट पार्डन, ठीक ना, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन किसमें है तुम्हारा 344 में दिया हुआ है। प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के पहले होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर सेक्शन 345 BNSS एन accomplice who does not comply with the condition of pardon may be prosecuted and tried separately for the offense of giving false evidence but with the sanction of, मतलब जो आदमी कंप्लाई नहीं करता है टेंडर ऑफ पार्डन का, तो उसको किस में ट्राई किया जाता है, ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस, झूठा एविडेंस देने के ट्राई किया जा सकता है, लेकिन सैंक्शन हाई कोर्ट का इसमें चाहिए, ज़रूरी होता है। जो आदमी पलट जाता है उसके साथ क्या होता है, तो यही सब होता है, उस पर भी केस चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एनी पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर 344-45 has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the condition on which the tender was made, who will certify this fact, ठीक ना। ये है तुम्हारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करेगा, ये आदमी पलट गया है, ठीक ना, ये कंप्लाई नहीं किया, जिसको अप्रूवर बनाया गया था, ये कंप्लाई, तो ये तो पता वही होगा ना जो वकील होगा, वकील को ही सबसे पहले पता चलेगा कि इसको जो सिखा पढ़ा के लाए थे ये तो उल्टा बोल रहा है, तो सबसे पहले उसको पता चलेगा, ठीक ना, तो ये उसमें चला जाएगा। अब ये तुम्हारा यहाँ तक काम करा दिए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कराएंगे पावर टू पोस्टपोन और इस जन में टेंडर और पार्डन तक का तुम्हारा हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, नेक्स्ट पार्ट में पूरा हो जाएगा वीडियो, ये ट्राई करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी करवा दिया करो यार, कुछ हेल्प मेरा भी हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह का ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।